तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी का। आई होप सो आप लोगों के एमएससी सीईटी की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ऑल फॉर्मूला प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2023 के सारे सॉल्यूशंस जो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों का प्रिपरेशन जो है वो एमएसटी सीईटी में अच्छा चल ही रहा होगा और किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, एक्चुअली अगर बेसिक से शुरुआत करें इस चैप्टर की तो एमएसटी सीईटी वेटेज इस चैप्टर का जो है वो 3 मार्क्स का होता है। बहुत बच्चे इस चैप्टर को लेकर डरे हुए रहते हैं, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों। बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस चैप्टर से। हम जो अभी यहां पर करेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा बच्चों कि सीईटी के अंदर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही हलवे हैं इस चैप्टर से एकदम। राइट, तो आप लोगों को ये पूरा वीडियो बने हुए रहना है पूरे एंड तक, जिससे आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, पहले बेसिक में हम सारे जो फॉर्मूलेस देख रहे हैं ना उस पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, क्योंकि अगर इधर ध्यान दे दिया ना बच्चों आप लोगों ने तो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाने वाला है आपके लिए। ठीक है, इसलिए शुरुआत में मैं आपके लिए सारा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। चलिए आओ देखते हैं बच्चों। सबसे पहला जो है वो फैराडेज लॉ है, और फैराडेज लॉ जो बोलता है इसके अंदर आप लोगों को ईएमएफ जो होता है वो फ्लक्स पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम होता है। फैराडेज लॉ में सिर्फ एक था कि फैराडेज ने इसकी डायरेक्शन के लिए माइनस साइन दिया था, है ना। तो E इज इक्वल टू माइनस साइन की जगह पर हम मोस्टली मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, और इनटू अगर कभी कभी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया होगा तो आप फॉर्मूला लिखते हो E इज इक्वल टू n इंटू डी फाई बाई डी टी। अगर आपने इस मॉड को नहीं डाला है तो आप माइनस साइन दे सकते हो बच्चों, ये अपनी जगह सही है। पर फिलहाल हम जो भी एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें हमें साइन का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम फॉर्मूला E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी या फिर E इज इक्वल टू n इंटू डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है, ये फाई आपको पता है बच्चों, ये अपना क्या है, फ्लक्स है। कितना है, फ्लक्स। ठीक है, अपॉन टी क्या है, आपका टाइम है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे ईएमएफ का यूनिट क्या है यहाँ पे, तो एक्चुअली वोल्टेज होता है, पर ये वेबर पर सेकंड भी है। ठीक है, तो दोनों यूनिट को आपको याद रखना है, एक वोल्ट जो कि आप लोग बहुत बार देखते हो एंड वेबर पर सेकंड, ये आपका फ्लक्स पर यूनिट। अगर टाइम बोला गया है तो ये यूनिट भी लिखना है। राइट, आगे ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर ये कंसेप्ट आपका अब इसके ही पीछे बच्चों लेंजेस लॉ भी आता है। ठीक है, लेंजेस लॉ क्या बोल रहा रहता है कि इसमें माइनस का साइन आता है, बस इतना याद रखना, माइनस साइन डायरेक्शन दे देता है लेंजेस, बाकी नहीं तो फैराडेज लॉ आपके लिए सफिशिएंट है फॉर्मूले की भाषा से देखा जाए तो, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए कंडक्टर, अगर एक कंडक्टर है जो कि स्ट्रेट है तभी ट्रांसलेशनल बोला जाता है उसे, तो उसके अंदर कितना ईएमएफ जनरेट होता है, तो वो होता है E इज इक्वल टू बी एल इंटू वी। कितना होता है, बी एल इंटू वी, वेयर बी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड वी वेलोसिटी। ठीक है, आप इसको याद करने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक देख सकते हो। जैसे आपको पता है BLV जो है वो बिलीव स्पेलिंग से हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं इसको। इसमें जितने वॉवेल्स है ना बच्चों उनको हटा दो तो बचता क्या है, सिर्फ BL इंटू वी। राइट, तो आप इस फॉर्मूले को याद करने के लिए ऐसा सिंपल सा ट्रिक भी लगा सकते हो, जिससे आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा कि अगर कोई पूछ रहा है आपको कि ईएमएफ एक ट्रांसलेशनल कंडक्टर में कितना जनरेट होता है, तो वो होता है B इंटू एल इंटू वी। ठीक है बच्चों, अगला जो है आप लोगों का वो है E इज इक्वल टू ईएमएफ इन रोटेटिंग बार, है ना, ईएमएफ इन रोटेटिंग बार। अब रोटेटिंग बार में ईएमएफ जो होता है वो होता है E इज इक्वल टू हाफ, है ना, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये फॉर्मूला होता है ईएमएफ एक रोटेटिंग बार के अंदर। ये फॉर्मूला डिराइव भी इसी से हुआ है। कैसे, देखो बच्चों, आपको पता है कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, पर यहां तो लेंथ है नहीं, हाँ रेडियस तो है नहीं, तो हम उसकी जगह पर L लिखेंगे, तो V इज इक्वल टू एल इंटू ओमेगा लिखोगे, है ना। तो आप लोगों ने ओमेगा की जगह पर क्या लिखा, L इंटू ओमेगा। L इंटू ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो L स्क्वायर और ओमेगा बन जाएगा। हाफ की इधर से आ रहा है तो रोटेटिंग बार है तो उसके अंदर शुरुआत में हम हाफ रख देंगे, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आपका ये भी फॉर्मूला याद हो जाता है, इससे ये कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब अगला आता है जो कि एमएसटी सीईटी में क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पावर। राइट, पावर कितना होता है बच्चों, देखो ध्यान से समझना। हमें पावर का फॉर्मूला पता है, हम बेसिक्स में जब सीख रहे थे 10th 9th में, तो पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन आर होता है ना। हीट हो, पावर हो, ये सब चीजें कितनी होती है, V स्क्वायर अपॉन आर। राइट, अब आप लोगों को ओहम्स लॉ पता है, ओहम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर, है ना। अब अगर आप लोग
यहां से देखते हो तो आपको v की जगह पर आई आर लिखना आ सकता है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, अगर आप v की जगह पर i इंटू आर लिखोगे तो आई स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आई स्क्वेयर इंटू आर। ठीक है, तो पावर का दो फॉर्मूला मिला आपको, एक तो वी स्क्वायर अपॉन आर मिला, एक आई स्क्वायर इंटू आर मिला। और क्या बना सकते हो, देखो बच्चों मुझे पता है कि आर का फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो वी अपॉन आई हो जाएगा, है ना। तो यहां पे जहां पे आपको आर दिखाई दे रहा है वहां पे वी अपॉन आई लिखोगे तो क्या होगा फॉर्मूला, बोलो बच्चों। यहां पे अगर आपने आर की जगह पर वी अपॉन आई, तो आई तो डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा पावर का वी इंटू आई। तो है ना, तीन फॉर्मूले आपके मिले, एक वी स्क्वायर अपॉन आर, एक आई स्क्वायर इंटू आर, एक वी इंटू आई, बस खत्म। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपको पावर के लिए याद रखना है, जो आप लोगों को हमेशा काम करने वाला है, एज पर द कंडीशन आप लोगों को यूज करने हैं ये फॉर्मूलाज। ठीक है, मैं इनको हटाता हूं, लेकिन क्योंकि मेरा मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये नहीं है, मुझे ये नहीं बताना था आपको। मेरा कंसेप्ट था कि आप जानते हो पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना। तो आप v की जगह पर, आपको पता है v मतलब अभी इस चैप्टर में आपका ईएमएफ है, एंड ईएमएफ जो होता है वो बी एल इंटू वी होता है। तो आप इसकी जगह पर बी एल इंटू वी लिखोगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका पावर होगा, ये आपका पावर होगा, राइट। तो याद रखो इस फॉर्मूले को बच्चों, जिससे आप लोगों को है ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि पावर या हीट कितना इंड्यूस्ड हो रहा है कि ईएमएफ के अंदर, है ना, तो आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लिख सकते हो कि ये होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर। अब बच्चों फोर्स का भी फॉर्मूला यहां से पूछा जाता है आपको कि पावर जो है, अब पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है ना, नहीं पता तो अभी जान लो, अच्छी बात रहेगी। तो अगर आपको कोई पूछ रहा है कि यहां पे फोर्स कितना होगा, तो आप क्या करोगे, यहां v से v कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोगों को पता चला। ठीक है बच्चों, अब सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट जो है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या फॉर्मूला होता है, ये जो होता है फॉर्मूला फाई बाय आई होता है, फ्लक्स अपॉन करंट, ये आपका फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस का। एक और फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस का जो होता है वो L इक्वल्स टू एन इंटू ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस का। L इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो ये दो फॉर्मूलाज आप याद रखोगे सेल्फ इंडक्टेंस का, बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर हम देख लेंगे आगे, बस फॉर्मूले याद रखो आप लोग। नेक्स्ट, एनर्जी इन सर्किट, कितनी एनर्जी एक सर्किट के अंदर होती है, देखो बच्चों इसको हम यू से बताते हैं, एंड इट इज हाफ L इंटू आई स्क्वायर, ये आपका एनर्जी इन सर्किट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कितना सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट है। ये सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है ना, इन पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। ठीक है, यहां सारा का सारा ये भी सेल्फ इंडक्टेंस है, ये भी इंडक्टेंस है, तो ये सब इंडक्टेंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीईटी में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो सेल्फ इंडक्टेंस से ही मिलकर आते हैं, राइट। आ जाओ, इंडक्टेंस इन सॉलिनॉइड। अब सॉलिनॉइड के अंदर इंडक्टेंस कितना होता है, देखो आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सेल्फ इंडक्टेंस से पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड एक सॉलिनॉइड के अंदर कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, ये होता है आपका इंडक्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। इंडक्टेंस इन सॉलिनॉइड का फॉर्मूला निकालने के लिए आप लोगों को पहली बात तो ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला L इज इक्वल टू फाई फ्लक्स पर यूनिट करंट होता है ना, जो बेसिक में आपने सीखा था। अब मुझे बताओ बच्चों, आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज नथिंग बट कितना मैग्नेटिक फील्ड है इनटू कितना एरिया है ना। B इज इक्वल टू फाई बाई ए, ये आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब आप क्या करो, ये फ्लक्स की वैल्यू B इंटू ए यहां पे रख दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, बोलो मुझे, L इज इक्वल टू है ना B इंटू ए डिवाइड बाय आई, है ना। अब मेरे को एक और बात बताओ बच्चों, यहाँ पे B जो है ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए डिवाइड बाय आई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू ए हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा खूब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आपका सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो सॉलिनॉइड के अंदर जनरेट हो रहा है, तो सॉलिनॉइड के अंदर क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। एक सॉलिनॉइड है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है एक इतने लेंथ के अंदर, ये भी बहुत मैटर करता है। तो आप लोग इंटू एन करोगे, इस एन का मतलब ध्यान में रखना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये सॉलिनॉइड के अंदर बात क्लियर रहती है कि ये कैपिटल एन जो होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना। तो एल का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू ए, और कैपिटल एन की जगह पर एन अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है ना।
अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हुआ तो म्यू नॉट n इंटू n स्क्वायर इंटू a डिवाइड बाय l, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो आपको याद रखना है बच्चों, इस पे क्वेश्चन रहते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस एक सोलिनॉइड के अंदर किसके साथ प्रोपोर्शनल है। तो याद रखना L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है, ये याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यस L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। और एरिया बच्चों आप लोगों को एग्जाम में ऐसा भी देते हैं कि एरिया मींस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर से होता है। और कभी कभी इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रेडियस के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं d स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना, ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2r देखा जाए तो d होता है, तो r कितना हो जाएगा d/2, उसका स्क्वायर मतलब d स्क्वायर अपॉन 4, है ना। तो आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहां से क्लियर हो रहे हैं। L की वैल्यू आपकी जो मिल रही है आप लोगों को, ये L इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन 4 इंटू L, और यहां आप L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये सब चीजें लिख सकते हो, ठीक है। आई होप सो ये चीजें आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट आई होप ये चीज का आपको अगर इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट नहीं समझना था तो आपको इतना तो याद रखना है कि जो आप लोगों का सेल्फ इंडक्टेंस है उसका एक्चुअल फॉर्मूला n स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले को आप याद रख लो, ठीक है, इतना आपका काम हो जाएगा। चलो इस पे हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। अब आता है अपना इंडक्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल। अब इंडक्टेंस सीरीज में कितना होता है और पैरेलल में कितना होता है, देखो आपको ये चीजें है ना इंडक्टेंस वाली, ये आप लोगों को रेजिस्टर और कैपेसिटर मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये सब में भी आपने देखा है, लेकिन यहां पर आप लोगों को इंडक्टर के अंदर जो सीरीज होता है वो फॉर्मूला जैसा आपका रेसिस्टर बिहेव करता है ना वैसे आपको यहां पर इंडक्टर भी बिहेव करता है। तो LS इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 प्लस LN, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी MSTCT में अब आने चालू हो चुके हैं, इसलिए इन फॉर्मूलास के बारे में नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। L2 प्लस 1 अपॉन L3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन LN, है ना, ये आपका फॉर्मूला सीरीज और पैरेलल के अंदर होता है, ध्यान में रखें, ठीक है। आगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कंसेप्ट जो है यहां पे M इज इक्वल टू आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपने सीखा है ना बच्चों, यहां L की जगह पर म्यूचुअल इंडक्टेंस M आ जाएगा, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू E अपॉन di/dt, बस आप इतना याद रख लो, बस ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। सेल्फ इंडक्टेंस जैसा बिहेव करता है वैसा क्वेश्चंस के अंदर हम देखेंगे इसको पूछने के ढंग और इसके कॉन्सेप्ट पूछने के MSTCT में जो तरीके हैं ना वो बहुत यूनिक स्टाइल के हैं, तो वहां पर सीखने में और सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये चीज अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है सबके सब, तो अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज ट्रांसफॉर्मर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहां पे आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर में परेशान नहीं होना है बच्चों, ठीक है, मैं जितना बता रहा हूं उतना आप करेंगे बस, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर आओ देखो, ट्रांसफॉर्मर क्या रहता है, एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिव करंट को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे लेके जाता है या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पे लेके जाता है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर के अंदर आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो उसका लास्ट का रिजल्ट क्या है, EMF secondary to ratio of EMF in primary is equals to number of turns in secondary to number of turns in primary is equals to current in primary upon current in secondary। ये आपका फॉर्मूला होता है EMF नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, ये सब चीजें आप लोगों को याद रखना है। ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों में से ये आपको दिया हुआ रहता है, ये तीन चीज ये आपको नहीं दिया रहेगा और ये सब चीजें दी हुई रहेगी, सॉल्व कर लेंगे बहुत आसान। या फिर आप लोगों को ये दोनों में से एक नहीं दिया रहेगा और ये तीन क्वांटिटी दी रहेगी, तो ये आप लोगों को याद रखना है। याद रखना बच्चों, इसको हम बोलते हैं टर्न रेशो, कभी कभी एग्जाम में आपको टर्न रेशो फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी टू प्राइमरी का जो रेशो है ये टर्न रेशो होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसके अंदर ये आता है कि अगर ES इज ग्रेटर देन EP, मतलब EMF सेकेंडरी के अंदर ग्रेटर है प्राइमरी से, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अगर EP इज ग्रेटर देन ES, EP ग्रेटर होगा ES से, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। बस इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसके साथ हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है वन शॉट का, और अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ MSTCT के। तो सारे बच्चे एक साथ
याद है, तैयार हो जाए, चलो चालू करते हैं हमारा एमएसटीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आराम से एक बार थोड़ा सा 1-2 मिनट का रेस्ट ले लो, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेना फिर से। ठीक है, चलिए तो चलो बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एमएसटीसीटी 2023 के पीवाईक्यूज है ना, 9th में शिफ्ट 1 का पहला सवाल है। वीडियो को पॉज जरूर करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर पता है ना तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें बच्चों। पहला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओहम, है ना। पहला मैं यहां पे आपको गिवन डेटा जो है वो लिखते हैं। रेजिस्टेंस आपको 10 ओहम का दिया है। ओके, वैरिंग अकॉर्डिंग टू ए रिलेशन, है ना। तो फ्लक्स की वैल्यू आप लोगों को दी है 6t² प्लस 7t प्लस 1, है ना। वेयर फाई इज इन मिली वेबर। ठीक है, ये आपको मिली वेबर में देके रखा हुआ है फ्लक्स का यूनिट। ठीक है, तो मिली वेबर मैं ऐसा लिख के रखता हूं, हमें बाद में इस्तेमाल करना है इसे। टी इज इन सेकेंड, और टी जब 1 है ना, टाइम जब 1 सेकेंड है ना, तब आपको बोला है कि तब ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा ये निकालो। ठीक है, आओ देखो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को। यस, पहले तो आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि आप लोगों का फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला अगर टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड है तो E इज इक्वल टू क्या होता है, d∅dt। ईएमएफ निकालने के लिए यहां नंबर ऑफ टर्न्स दिया है क्या बच्चों, नहीं दिया है, नहीं दिया है नंबर ऑफ टर्न्स। तो नहीं दिया है तो आपको कोई जरूरत नहीं है नंबर ऑफ टर्न्स लेने की, आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे चलेगा। अगर दिया होता तो इंटू n करते आप। ठीक है, आइए अब क्या बोला है उन्होंने, फ्लक्स दिया है। अगर आपको फ्लक्स पर यूनिट टाइम निकालना पड़ेगा ना, अगर ये वैल्यू चाहिए तो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको फ्लक्स दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, तो मुझे बोलो बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 12t प्लस 7, है ना। यस, तो यहां पे आप लिखो बच्चों E की वैल्यू जब टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड है ना, कैसे आएगा, 12t प्लस 7 लिखकर आप यहां पे 12 इंटू 1 प्लस 7 इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 19। अब 19 ऑप्शन है क्या, यस 2 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ईएमएफ आप लोगों को अगर आप फ्लक्स को देखोगे तो मिली वेबर में दिया था, तो आपका जो यूनिट निकलेगा वो भी किस में निकलेगा, मिली वोल्ट में निकलेगा, है ना। तो आपका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यस, तो आप लोगों को क्वेश्चन 1 जो है वो आपका बहुत ही सिंपल सादा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पहला था इसलिए आप लोगों को आसान करा दिया। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, देखो बच्चों आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, आगे भी हम क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन बड़े दिख रहे हैं लेकिन विश्वास करो क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, आपको कॉन्सेप्ट पता है बच्चों, तो डरने की कोई बात नहीं है। एकदम आराम से अच्छी तरह से शांत दिमाग रखकर हम सब सॉल्व करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 है, 2 कॉइल्स A एंड B हैविंग म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.008 हेनरी, है ना। तो यहां आपको बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है 0.008 हेनरी। यस, ठीक है ना। आगे, द करंट चेंजेस इन द कॉइल A अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब इसमें करंट चेंज हो रहा है और वो कैसे बदल रहा है, इस इक्वेशन की तरह। क्या इक्वेशन दिया है, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन की तरह आपका करंट चेंज हो रहा है, वेयर IM की वैल्यू आपको 5 एम्पियर दिया है एंड ओमेगा की वैल्यू 200 पाई दी है। तो बोलते क्या है वो, द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल इज। तो ईएमएफ कितना मैक्सिमम इंड्यूस्ड हो रहा है कॉइल के अंदर, ये आप लोगों को बोला गया है वहां पे। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करोगे इसको बच्चों, अगर आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो आपको ईएमएफ के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पहले याद आना चाहिए। बोलो बच्चों मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। यस, मैंने आपको बोला था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जब आप निकालने जाते हो तब आपका फॉर्मूला ईएमएफ का जो रहता है ना, E इज इक्वल टू M इंटू DI/dt। याद करो बच्चों, मैंने आप लोगों को M इक्वल टू E अपॉन DI/dt लिखाया था ना। यस, तो उस तरह से आप लोगों को ये फॉर्मूले में हमें M इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू M इंटू DI/dt करना होगा। निकालना मुझे ये है ना EMF, वो भी मैक्सिमम वाला। अब मैक्सिमम कब निकालेंगे वो हम बात करते हैं। पहले तो आपको ये फॉर्मूले के अंदर क्या क्या पता है, M पता है, I पता है क्या बच्चों, I पता है, लेकिन यहां पे DI/dt दिया है तो हम I नहीं निकाल सकते, वहां रखने के लिए हमें DI/dt निकालना होगा, क्योंकि कोई भी टाइम की बात यहां पे नहीं की है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो आओ निकालते हैं, कैसे निकलेगा। देखो क्या करोगे, टेक डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लो तो क्या मिलेगा, DI/dt मिल जाएगा, है ना। IM का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा।
साइन का डेरिवेटिव बच्चों कॉस होता है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी लिखोगे। अगेन ये ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, तो आप आई इंटू ओमेगा है ना इंटू कॉस टी, कॉस ओमेगा टी ऐसा लिखोगे, है ना, ऐसा लिखोगे। अब क्या करेंगे बच्चों हम, अगर हमें करंट मिल गया है, ये वाला इक्वेशन उठा के आप इधर रख दो, बस आसान है। तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, देखो E इज इक्वल टू एम इंटू है ना आई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आपकी वैल्यू आ गई। अभी हम सॉल्व करते हैं इसको, देखो बहुत आसान है क्वेश्चन, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब तक समझ में आया है क्या बच्चों? देखो यहां तक में हम लोगों ने सिर्फ डेरिवेटिव लिया है, बस आगे कुछ नहीं किया है, ये फॉर्मूला हमें पहले से पता था, ठीक है ना। चलिए अब आपको बोला गया कि मैक्सिमम ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ अगर मैक्सिमम निकालोगे बच्चों तो आपको पता होना चाहिए कि यहां इसके साथ कॉस है, तो कॉस कब मैक्सिमम होता है, कॉस की वैल्यू जब 90 पे रहेगा है ना, तो वो मैक्सिमम नहीं, कॉस की वैल्यू जब आपकी कॉस ओमेगा टी अगर इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तब आप जो निकालोगी वो ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ निकलेगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, तो ई मैक्स लिखकर यहां पे आप लोग लिखोगे एम इंटू आई मैक्सिमम इंटू ओमेगा, और ये वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू है ना एम कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस बच्चों 0.008 हेनरी दिया है, मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर -3 दिया है। आई एम मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर, ओमेगा बच्चों 200 पाई दिया है, 200 पाई को ऐसा लिखोगे बच्चों 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू पाई, यस वेरी गुड, यस वेरी गुड। अब देखो बच्चों पाई तो है ही हमारे क्वेश्चन के अंदर, मतलब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे बोलो 5 टू 10 इंटू 8 80 है ना, तो 80 इंटू यहां -3 यहां 2 मतलब -1 आएगा है ना, इंटू पाई, एंड बाय सॉल्विंग दिस ये 8 0 और ये माइनस चला जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 8 पाई है ना, क्या बचेगा सिर्फ 8 पाई, विच इज माय ऑप्शन नंबर बी, है ना, माय ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रहा है क्या बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, देखो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन देखा उसमें डेरिवेटिव लो, और डेरिवेटिव लेने के बाद आपको इतना सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमम ईएमएफ निकालने के लिए जो कॉस की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए, जो कि 1 पे रहती है, एंड फिर उसमें वैल्यूज रख देना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चन देखते हैं। यस बच्चों, क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है, अब ये क्वेश्चन जो है अभी हमने थ्योरी में किया ना बच्चों, देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इतना ही देके उन्होंने क्वेश्चन को बस कर दिया था, और ये सवाल आपको 19th में, 11th में एंड 12th में, ये पूरा कंसेप्ट आपको थ्योरी में मैंने बताया बच्चों कि सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इज नथिंग बट सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल्स टू, बोलो मुझे, n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर म्यू नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, है ना, ये होता है आपका फॉर्मूला। यस, अब अगर ये फॉर्मूला है तो यहां पे आप लोगों को ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, एरिया से है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट था, पर हर शिफ्ट में सवाल बदला। हाँ, 11th में को आपको सवाल क्या पूछा गया, 11th में को आपको रिलेशन जो पूछा गया वो आप लोगों का n स्क्वायर से पूछा गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 12th में क्या आया, 12th में आपको पूछा गया कि आप लोगों का जो डायमीटर है उसका क्या रिलेशन है, तो पाई d स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल, ये फॉर्मूला आपका ऑप्शन मैच कर रहा था और उसको आपको टिक करना था, ठीक है। तो आप लोगों को हर शिफ्ट में सवाल अलग अलग पूछे जा रहे हैं, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस से सवाल बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं, है ना। आप लोग कंपटीशन में प्रिपेयर कर रहे हो तो इस वाले कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से जान लो, ठीक है। 3-4 बार सवाल आ गया है, होप सो क्लियर है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन रीड करेंगे बच्चों, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 4th क्वेश्चन को। क्या बोला है देखिए क्वेश्चन के अंदर, कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 2500 मीटर, ठीक है। कंडक्टिंग वायर की आपको लेंथ दी गई है, कितनी दी गई है बच्चों, 2500 मीटर, यस, escaped in ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ओके, एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब h की वैल्यू आपको 10 मीटर दी है, ओके, फ्रॉम ग्राउंड, इफ इट फॉल्स फ्रीली ऑन द ग्राउंड। अब देखो यहां कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपने एक हाइट से, है ना, नीचे की तरफ भेजा है, तब करंट इंड्यूस कितना हो रहा है इसके अंदर, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब करंट इंड्यूस करना है, उसके लिए आप लोगों को अब बाद में उन्होंने डेटा दिया है, रेजिस्टेंस दिया है ना, ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, इतनी सारी चीजें दी हुई है। करंट इंड्यूस करना है, मतलब करंट का फॉर्मूला जो रहता है वो हमें पता है, I इज इक्वल टू, है ना, V इज इक्वल टू IR होता है ना।
तो अगर आप I का फॉर्मूला देखो तो V अपॉन R होगा। तो एक्चुअली बच्चों आपको V मतलब EMF E है ना अपॉन R ये पता होना चाहिए। R तो यहां दे के रखा है तो हमारे लिए R का कोई टेंशन नहीं है। EMF क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया है, EMF ही निकालना पड़ेगा एंड यही बहुत इंपॉर्टेंट है। EMF का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? EMF का फॉर्मूला होता है BL इंटू V, है ना। एक ट्रांसलेशनल के अंदर BL इंटू V इतना EMF इंड्यूस होता है ना। अभी थ्योरी में सीखा था हमने, यस। तो अब BL इंटू V, B एज इट इज, L एज इट इज, V के बारे में थोड़ा सोचो। कोई ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो ना तो हमेशा याद रखना उसके पास वेलोसिटी जो होती है वो √2gh होती है हमेशा, है ना। V इज इक्वल टू √2gh, खत्म। इसको आप मैकेनिक्स में भी यूज कर सकते हो। आपको यहां पर भी बार बार ये MSTCD 2021 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर करो। देखो ये क्वेश्चन आपको 2021 में भी पूछा गया था और तब आपको फॉर्मूला ही सिर्फ पूछा था। यहां 2023 में क्या हुआ कि इसके ऊपर आप लोगों को न्यूमेरिकल भी पूछने लग गए, समझ रहे हो। तो आप लोगों को फॉर्मूले याद करने हैं प्लस इसके साथ साथ आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्विंग अच्छी तरह से आनी चाहिए, राइट। चलिए अब अगर EMF इतना इंड्यूस हुआ है तो B की वैल्यू आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 × 10⁻⁵ दी है। ये निकाला नहीं तो वो नहीं निकलेगा, इसलिए निकालो पहले 2 × 10⁻⁵, यस। इंटू लेंथ कितना है? लेंथ 2500 दिया है, मतलब 25 × 10⁻² दिया है ना। इंटू √2gh, 2g की वैल्यू 10 है, हाइट 10 से आ रहा है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा बच्चों? E की वैल्यू 25 × 10 50, 50 मतलब 10⁻1 इंटू ये पावर 2 है तो टोटल कितनी हो जाएगी 10⁻3 इंटू -5, है ना। ये समझना है ना कैलकुलेशन बच्चों। 50 हो गया, 50 मतलब मैंने 5 लिखा और ये पावर 2 था तो इसको 3 कर दिया, है ना। अब ये इधर से ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। यहां 10 10 का 100 होता है, 100 को स्क्वायर रूट से बाहर लाओगे तो 10 हो जाएगा, √2 बचेगा। ये वापस 10⁻4 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो 5 × 10⁻4 इंटू 10⁻5 इंटू √2। अब मुझे बोलो बच्चों 5√2 है ना, 5√2 इंटू ये कितना है 10⁻1, राइट। अब EMF इतना हो गया, इसको सिंप्लीफाई मत करो, इतना ही रहने दो, आपको अपने आप समझ आएगा। कैलकुलेशन में कट होकर वो गायब हो जाने वाला है ना। चलिए क्या है अपने पास E निकालना है, I निकालना है तो वो कितना हो जाएगा I = E/R, है ना। E कितना है बच्चों? E आया है 5√2 इंटू 10⁻1 डिवाइड बाय R रेजिस्टेंस है, एंड रेजिस्टेंस कितना है आपका? रेजिस्टेंस 25√2 दिया है, यस। तो 25√2 करोगे बच्चों, ये √2 से √2 कैंसिल, 5 1 5, 5 5 25, तो 1/5 मतलब कितना होता है बच्चों? 0.2 इंटू 10⁻1 है, मतलब 0.02। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, ऑप्शन बी करेक्ट है ना। कैलकुलेशंस तो आप लोगों को आने ही चाहिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। MSTCD में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कैलकुलेशंस आपको अच्छे बनाने ही पड़ेंगे। कैसे बनेंगे बच्चे? कैसे बनेंगे हमारे कैलकुलेशंस अच्छे? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों। कैलकुलेशंस को अगर अच्छा बनाना है तो बार बार जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ना उनको बार बार प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चंस में मैंने क्या सोचा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, इसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका ये जो कैलकुलेशन है वो अच्छा होने लग जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड जस्ट योर प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। और टेंशन बड़े बड़े नहीं लेने का, छोटे छोटे कैलकुलेशन को सॉल्व करने का। जैसे जैसे आप कैलकुलेशन छोटे छोटे सॉल्व करते हुए जाओगे आपको कॉन्फिडेंस मिलने लगेगा। कॉन्फिडेंस मिलेगा ना बच्चों तो आपको फिर बड़े बड़े कैलकुलेशन भी सॉल्व करने आ जाते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, आगे बढ़े क्वेश्चन 5 पे। लिखो, अब ट्रांसफार्मर हैज 20 टर्न्स इन प्राइमरी एंड 100 टर्न्स इन सेकेंडरी। जो भी गिवन डेटा है लिखते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के अंदर कितना है? 20, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के अंदर कितना है? 100। ओके, नाउ एंड एसी वोल्टेज ऑफ इतना कुछ आप लोगों को सप्लाई किया गया है प्राइमरी के अंदर। देखो, है ना, यहां याद रखना है कि ये जो होता है ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है। अब आप लोगों को मैक्सिमम वोल्टेज मतलब ई मैक्स दिया हुआ है किसके अंदर का बच्चों? प्राइमरी के अंदर का, है ना। प्राइमरी के अंदर का कितना? 600। ओके, नाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज विल बी। तो ईएमएफ सेकेंडरी के अंदर मैक्सिमम कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सवाल सीधी एक तो एक पूछ ही लेता है। यहां पर भी आप देख रहे हो ई ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय ई ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। आपको निकालना किसमें? सेकेंडरी में। तो ये फैक्टर इधर ले आओ, है ना। तो ईएस क्या मिल जाएगा बच्चों? NS/NP इंटू EP। यस, वेरी गुड।
अब बच्चों नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के अंदर कितने हैं 100, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के अंदर कितने हैं 20 इंटू ईएमएफ कितना है, ईएमएफ आपको दिया गया है 600 प्राइमरी के अंदर, है ना। चलिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 300 था, तो 300 इंटू 10 करोगे तो बच्चों 3000 आंसर आएगा। बहुत ही आसान, एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी, है ना। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना बच्चों। 13 में आपको अगर थ्योरी बताई थी मैंने, वो थ्योरी अगर आपको आती है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा आपको, है ना। यस, चलिए अब इधर से आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 6 की तरफ। पढ़ो क्वेश्चन, अच्छा एकदम मजेदार क्वेश्चन है ना। क्या बोला गया है, 2 इंडक्टर्स, है ना, 2 इंडक्टर्स ऑफ 60 मिली हेनरी ईच, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 इंडक्टर अलग अलग है और उनकी जो ईएमएफ, मतलब किसकी, इंडक्टर्स की वैल्यू जो है वो 60 मिली हेनरी है, एक की, मतलब 2 इंडक्टर, एक मैं मानता हूं L1 जिसकी वैल्यू मिली हेनरी 60 है और दूसरी की वैल्यू भी कितनी है 60 मिली हेनरी है। बहुत अच्छी बात। आगे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको कनेक्ट कैसे किया गया है पैरेलल में, इंडक्टर में, इंडक्टर का सिंबल ना बच्चों ऐसे कनेक्टेड किया गया है ना, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। अच्छी बात है। चलिए दोनों के पास 60 मिली हेनरी है। द करंट पासिंग थ्रू दिस कॉम्बिनेशन, यहां से करंट जो इन दोनों कॉम्बिनेशन में पास हो रहा है वो 2.2 एम्पियर का है ना। द एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन इज, तो एनर्जी स्टोर्ड मतलब यू कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। मुझे बताओ बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला, यू का फॉर्मूला हाफ क्या रहता है, हाफ क्या रहता है अपना, इट इज आई स्क्वायर इंटू यल होता है ना बच्चों, आई स्क्वायर इंटू यल होता है। अब अगर आपको ये निकालना है तो रिजल्टेंट यल होना चाहिए। रिजल्टेंट यल का मतलब इन दोनों को जो पैरेलल में कंबाइन किया गया है उसको रिजल्टेंट निकालो। अब पैरेलल का कंसेप्ट आपको सिखाया था कि 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, है ना। अच्छा अब देखना बच्चों, 1/60 प्लस 1/60 बहुत ही सीधा दिख रहा है, क्लियर बच्चों कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 30 आने वाली है। कैसे, 2/60 नीचे लिखो 1/LP मिलेगा तो LP मिलेगा 60/2 दैट इज 30 मिली हेनरी, है ना। याद रखना कि ये आपका इंडक्टेंस जो है वो मिली हेनरी में दिया है, उसको छोड़ना नहीं, ठीक है, रखना पड़ेगा 60 मिली हेनरी। आ जाओ यहां रखो अब u इज इक्वल टू हाफ, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। 2.2 इंटू 2.2 दो बार लिखता हूं क्योंकि ये जो आई स्क्वायर है इसलिए 2.2 को दो बार लिखा और ये 30 लिखा, है ना। अच्छा ये 30 मतलब ये 15 हो जाएगा, है ना। 2.2 इंटू 2.2 कितना होता है बच्चों 4.84 होता है ना। 22 का स्क्वायर कितना होता है 4.84, है ना। अच्छा कैसे किया, तू 2 डिजिट पीछे क्योंकि 2 डिजिट के बाद है, तो 15 इंटू इतना करोगे तो 60 के आसपास दिख रहा है, ये कुछ 60 के आसपास रहेगा। हाँ 60, अब समथिंग मत 60 के ऊपर आना चाहिए, मतलब ऑप्शन एक ये है और एक ये है, लेकिन ये ज्यादा पास होगा क्योंकि 60 के ऊपर जा रहा है, ये अकेला वैल्यू है, तो ये कुछ आंसर इतना आने वाला है। कितना आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 7, देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 4.84 इंटू 15, है ना। समझ में आ गया है। 5 4 20, 8 5 40, 41 42, 4 5 4 20, 20 प्लस 4 इज 24, है ना। देखो कुछ गड़बड़ है तो बताना बच्चों। 4 1 4, 8 1 8, 4 1 4, 0 8 12 1 7 7280, 2 डिजिट के बाद है तो 72.80। अभी बच्चों आपको इसका आंसर किसमें आया, ये एनर्जी का यूनिट आया आपका मिली जूल में, मिली जूल में। क्यों, क्योंकि आपका इंडक्टेंस जो है वो मिली हेनरी में था। इसको किसमें निकालना पड़ेगा, आपको मिली को जूल में निकालना पड़ेगा, है ना। किसमें बोला गया है, एनर्जी स्टोर्ड इन, है ना, कॉम्बिनेशन इन जूल, और ऑप्शन भी आपको जूल में ही देना होगा, तभी आप लोगों को ऊपर लिखा है जूल। तो आप क्या करोगे, इसको 7 मिली का मतलब -3 होता है, तो ये क्या होगा 3 डिजिट पीछे आ जाएगा, है ना, 3 डिजिट पीछे आ जाएगा। तो 1 2 3 डिजिट पीछे गया, 3 डिजिट पीछे जाना है ना, तो 0.0728, है ना, जूल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। यही दिख रहा है। एक्चुअली आप लोग यहां पर भी समझ गए रहते मल्टीप्लाई करके, तो आंसर कर दिया रहता करेक्ट, है ना, राइट। क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है यार ये ईएमएफ, आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ईएमएफ के 3 क्वेश्चन रहते हैं एक शिफ्ट में और आसानी से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग को बिल्कुल नहीं डरना ईएमएफ चैप्टर से। ये जो फिजिक्स के लास्ट के चैप्टर्स जो है ना, वो बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा है, इसके वजह से उनको वो चैप्टर्स हार्ड लगते हैं, क्वेश्चंस बहुत आसान रहते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए यस बच्चों, तो आगे अपने सवाल पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी एमएसटीसीटी में जो ये कॉइल से रिलेटेड, कॉइल इधर मूव हो रही है, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर मूव हो रही है, टुवर्ड्स अवे मूव हो रही है, ये तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एमएसटीसीटी में रहते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल विद स्पीड v, ठीक है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज E। जब मैग्नेट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द कॉइल की तरफ, तब उसके अंदर ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है, E जनरेट हो रहा है ना।
ठीक है, जब वेलोसिटी v से भाग रहा था वो। बाद में क्या बोल रहा था, मैग्नेट एंड कॉइल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर with each other with a speed v, है ना। the induced EMF in coil is, अब देखो ध्यान से, अब दूसरे केस में क्या है कि उन्होंने बोला गया है कि अगर ये दोनों कॉइल और मैग्नेट जो है वो एक दूसरे से EMF एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा। देखो बच्चों, अगर यहां पे आप लोगों को E का फॉर्मूला आप देखोगे तो BL × V होता है ना। यहां पे तो आपको E बोला गया है। अब नया वाला जो EMF है उसको मैं E डैश बोलता हूं और वो BL × इन दोनों पे फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इसके बारे में बात ही नहीं किया है, बात की है वेलोसिटी पे, तो फर्क पड़ेगा वेलोसिटी पर। अब ध्यान देना, हाँ, ये जो वेलोसिटी आने वाली है ना, ये वेलोसिटी दोनों ये मैग्नेट इस तरफ भाग रहा है और कॉइल उस तरफ भाग रहा है। मतलब अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखी जाएगी तो वो क्या होगी आप लोगों की, इसकी इधर और इसकी इधर, जो कि वेलोसिटी v से है तो v + v हो जाएगा एंड दैट कम्स आउट टू बी 2v, राइट। तो आप E डैश जो निकालोगे वो BL × V डैश की जगह पर 2 × V लिखोगे, इट कम्स आउट टू बी 2 × BLV एंड BLV कितना है बच्चों, इट इज E, तो E डैश कितना आ गया 2E, विच इज ऑप्शन नंबर बी। समझ रहा है? आई होप सो ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे, मजा भी बहुत आया होगा बच्चों, मुझे तो बहुत मजा आया क्वेश्चंस को करने में, ठीक है, इंटरेस्टिंग थे, मजेदार थे, आसान थे, ठीक है। EMF पूरा का पूरा EMI चैप्टर हमने कवर कर दिया है वन शॉट के अंदर, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो जरूर लाइक जरूर करना है बच्चों को, ठीक है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहो, ठीक है।